हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान IQ पर। एंड आज हम करेंगे अपना DSSB PRT पार्ट बी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। सो बेसिकली आपकी जो क्वेश्चन सीरीज़ है ये वाली, इससे आपको इस एग्जाम में बहुत फ़ायदा होगा जो आप मार्च में देने वाले हैं। क्योंकि गाइस क्या है ना कि अगर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है तो मैं कहूँगी सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस को उठाइए। वो सबसे बेस्ट रिसोर्स है आपकी प्रैक्टिस का। ओके, सो ये 10 क्वेश्चंस जो है मैं आपको डेली कराऊंगी, ऑलमोस्ट डेली ही कराऊंगी। मेरी कोशिश यही है। हो सकता है कभी हफ्ते में 5 वीडियोस मिले, कभी 4 वीडियोस मिले, साथ ही साथ थ्योरी क्लासेस भी लेनी है, तो इस तरह का टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा मैंने किया है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप कोशिश कीजिए। देखो एक चीज़ और बोल दूं कि चैनल की जो प्लेलिस्ट है इसी की DSSB PRT पार्ट बी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, उसमें काफ़ी वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुकी हूँ। दिस इज 70, आई थिंक मोर देन 20 वीडियोस हो चुकी है। मुझे नहीं पता 17 पार्ट है कौन सा है ना। 20 से ज़्यादा सीरीज है वहाँ पर। सारी सीरीज को देखिए क्योंकि इसमें सारे 2019 के पेपर मैंने करवाए हैं जो आपके लेटेस्ट थे। तो उससे क्या होगा, आपको एक तो टॉपिक्स का पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, प्लस आपको ये पता चलेगा कि भाई हाँ इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे अटेम्प्ट करने हैं। ये एक प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर अच्छे मार्क्स लेने हैं तो इस सीरीज को जरूर आप फॉलो कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं, क्योंकि पिछले 2 दिन में बहुत सारे लोग नए जुड़े हैं चैनल से, तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट को पूरा देख लें अगर आपने नहीं देखी है। वो भी आपका प्रैक्टिस का ही एक पार्ट है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इंट्रोड्यूस ह्यूरिस्टिक मेथड फॉर टीचिंग साइंस। वन मोर थिंग, मैं डायरेक्ट आपको PDF शो नहीं करती हूँ क्योंकि उसमें आंसर्स होते हैं। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं टाइप करती हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए थोड़ी सी कि खुद से आंसर करने की। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इंट्रोड्यूस ह्यूरिस्टिक मेथड फॉर टीचिंग साइंस। वेरी इजी क्वेश्चन। देखो ये भी आया है आपके में, तो मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन से लेके, स्टेटमेंट से लेके, इजी से लेके डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है DSSB PRT में पूछे जाते हैं। तो ये मत सोचना कि सारे डिफिकल्टी आएंगे। तो भाई ये बताना है कि ह्यूरिस्टिक मेथड जो है उसको किसने इंट्रोड्यूस किया था। बेलॉर्ड, आर्मस्ट्रॉन्ग, किलपैट्रिक एंड स्टीवनसन। सो इनमें से आंसर क्या होगा आप बताइए सबसे पहले, फिर मैं आंसर करती हूँ। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे उन्होंने ह्यूरिस्टिक मेथड को इंट्रोड्यूस किया था। और देखो ह्यूरिस्टिक मेथड कुछ नहीं है, ज़्यादातर बेसिकली इनका मानना था कि जो बच्चे हैं वो साइंटिफिक स्टडी से ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं, यानी कि वहाँ पर बच्चों को थोड़ा सा हमें लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू सिखाना है। उनको बेसिकली साइंस क्योंकि खुद एक एक्सप्लोरेशन है, तो इसीलिए इन्होंने इस मेथड को बहुत कारगर सिद्ध किया। ह्यूरिस्टिक मेथड के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। इसमें आपको फ्रीडम दी जाती है, यानी कि आज़ादी दी जाती है सोचने की। यहाँ पे आपको लर्निंग बाय डूइंग करनी होती है, यानी कि करके सीखना होता है। यहाँ पर डिस्कवरी मेथड का यूज किया जाता है, यानी कि बच्चों को खुद डिस्कवर करने के लिए क्वेश्चन या प्रॉब्लम्स दी जाती है। इसका कोई ना कोई पर्पस होता है या कोई ना कोई उद्देश्य होता है, और इसमें लॉजिकल थिंकिंग का हम यूज करते हैं। तो बच्चे यहाँ पे फ्री होते हैं कि वो डिस्कस कर सकते हैं, वो क्वेश्चन कर सकते हैं आपस में। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन वो आस्क कर सकते हैं, मतलब पूछ सकते हैं एक दूसरे से और टीचर से भी। मतलब एक तरह की साइंटिफिक मेथड है ये। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत के संविधान के अनुसार इनमें से क्या चीज ठीक है। पहला कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी भारत के सभी राज्यों की राजभाषा होगी। सेकेंड स्टेटमेंट इज हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। सी है कि अंग्रेजी भारत की राष्ट्रीय भाषा है। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी भारत की राजभाषा है। तो इनमें से आपको बताना है। ओके, ऑब्वियसली सी तो आप यहाँ पे पहले ही एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, इंग्लिश हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। अब बाकी बचे 3 ऑप्शन, तो आंसर करो फटाफट से। देखो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है? जी नहीं, राष्ट्रभाषा शब्द का यूज नहीं है। ठीक है, राज्यों की राजभाषा भी नहीं बताई गई है। एक्चुअली इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी भारत की राजभाषा है। भारत की राजभाषा शब्द का प्रयोग किया गया है, राष्ट्रभाषा का नहीं। और राज्यों पे नहीं इसको थोपा गया है कि राज्यों की राजभाषा होगी। अगर आप साउथ के स्टेट्स में जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि लोग बहुत कम हिंदी बोलते हैं वहाँ पे। तो ये राज्यों के लिए नहीं थी बल्कि इसके लिए थी। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपका आ सकता है क्योंकि लैंग्वेज का पार्ट है, और लैंग्वेज पे आर्टिकल्स जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं DSSB पार्ट बी में। थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज द पॉजिटिव फीचर ऑफ मल्टीलिंग्वालिज्म इन इंडिया। देखो बहुभाषावाद पर बहुत क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, और चलो इसको भी मैं लूंगी एक टॉपिक, मतलब मैं खुद कुछ टॉपिक सेलेक्ट कर रही हूँ, इसलिए मुझको टाइम लग रहा है कि भाई कौन से थोड़े इजी हैं उनको मैं थोड़ा सा इग्नोर कर रही हूँ क्योंकि वो सबको आते होंगे। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन उठाने की कोशिश करेंगे। खैर, मल्टीलिंग्वालिज्म आप सभी को पता है, बहुभाषावाद क्या होता है। बेसिकली हमको पता है कि एक क्लासरूम है, क्लासरूम के अंदर बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, है ना।
हर किसी की लैंग्वेज सेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। डाइवर्सिटी के चांसेस हमेशा ज्यादा रहते हैं क्योंकि इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री। आप देखेंगे यहाँ पर हर 2-3 किलोमीटर में आपकी लैंग्वेज बदल जाती है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। सो मल्टीलिंग्वालिज्म का ओल पर्पज ये है कि ये जो मल्टीलिंग्वालिज्म है इसको हमें एज एन रिसोर्स यूज करना है। ओके, ये हमारे लिए एक रिसोर्स है जिसका हम यूज करेंगे बच्चों की लैंग्वेज टीचिंग में। और हम ये मानते हैं जिस बच्चे को 1 से या 2 से ज्यादा लैंग्वेज आती है उसका इंटेलेक्चुअल जो पावर होती है वो ज्यादा होती है, ये हम मानते हैं। तो बहुभाषावाद का प्रयोग टीचर को एक पॉजिटिव चीज के रूप में करना है। ऐसा नहीं करना है कि बच्चे की लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, बल्कि हम उसकी एक लोकल लैंग्वेज से उसको एक नई लैंग्वेज सिखा सकते हैं और सारी भाषाओं को हमें यहाँ पे मान्यता देनी है। इट एनकरेजेस द एक्सेप्टेंस ऑफ मैनी लैंग्वेज इन इंडियन कम्युनिटीज। यह भारतीय समुदायों में कई भाषाओं की स्वीकृति को प्रोत्साहित करता है। पहला ऑप्शन ये है। बहुभाषावाद जो है व्यक्ति को केवल हिंदी की ओर प्रभावित करता है। यह बच्चों को विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं से बचने और अंग्रेजी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अगर आपने थोड़ा सा नॉलेज आपको बहुभाषावाद के बारे में, आप इससे क्वेश्चन कर सकते हैं, भाई अंग्रेजी पर फोकस थोड़ी है, इसका मल्टीलिंग्वालिज्म है, यानी कि बहुत सारी भाषाओं पर फोकस है। व्यक्ति को केवल हिंदी भी में बना हो गया, तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यानी कि सिर्फ 1 इज द करेक्ट, ओनली 1। इट एनकरेजेस द एक्सेप्टेंस ऑफ मैनी लैंग्वेजेस इन इंडियन कम्युनिटीज। तो ये भारतीय समुदायों में कई भाषाओं की स्वीकृति को प्रोत्साहित करता है। दिस इज द राइट आंसर। सो इसका हो जाएगा ओनली 1। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग एड इज नॉट अ विजुअल एड। ओके, दृश्य सहायक सामग्री नहीं है, इनमें से कौन सी है, बताइए, इसका आंसर करो फटाफट से। नॉट अ विजुअल एड, स्लाइड्स, फिल्म्स, ब्लैक बोर्ड्स, चार्ट्स। कम ऑन आंसर दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे क्या पूछा है, विजुअल एड, स्लाइड, फिल्म्स, ब्लैक बोर्ड, चार्ट्स। आप सभी कहेंगे कि भाई इन सब में तो विजुअल्स तो आते ही हैं, है ना, फिर भी हमें एक राइट ऑप्शन तो चुनना ही है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा, बिकॉज फिल्म्स जो होती है वो ऑडियो विजुअल होती हैं। ओके, ये सिर्फ विजुअल नहीं है, ये ऑडियो विजुअल है, इसीलिए इस ऑप्शन को दिया गया है। जबकि स्लाइड्स हो गई आपकी, जैसे मैं आपको शो कर रही हूँ स्लाइड्स, ठीक है, ब्लैक बोर्ड और आपका चार्ट। हालांकि मैं आपको ऑडियो वीडियो दोनों प्रोवाइड कर रही हूँ क्योंकि वो वीडियो है। ओके, लेकिन ये अगर खाली स्लाइड्स बना के मैं आपको शो कर दूं तो वो आपकी क्या हो जाएंगी, एक तरह की विजुअल एड हो जाएंगी। तो दृश्य सामग्री ये तीनों है, लेकिन बी जो है वो आपकी दृश्य भी है, श्रवण भी है, मतलब ये सुन भी रहे हो आप, देख भी रहे हो। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड इशू डिवाइडिंग स्किनर एंड डेवलपमेंट थ्योरिस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल। दिस इशू कंसर्न ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो यहाँ पे जो थर्ड इशू लिखा है इससे कंफ्यूज नहीं होना है, तीसरा मुद्दा लिखा है यहाँ पे। तो ऑब्वियसली इतनी डीप नॉलेज जाने के लिए हमें बहुत ज्यादा कुछ पढ़ना पड़ता है, लेकिन अभी हमारे पास वो टाइम नहीं है। ठीक है, अब बात है स्किनर की और बाकी डेवलपमेंट थ्योरिस्ट की जो भी है, यहाँ पे कोई भी हो सकता है, पियाजे भी हो सकता है, वाइगोत्स्की भी हो सकता है। तो अब थर्ड इशू को ये मत समझना कि तीसरा इशू कौन सा है, हमें यही देखना है। आप आंसर पे जाइए, ठीक है, आंसर को देखना है आपको और उसके हिसाब से करना है। हमें पता है कि स्किनर जो है वो बिहेवियरिस्ट थे। ओके, जो मॉडर्न लर्निंग थ्योरी है, जैसे पैवलोव जो है उन्होंने सबसे पहले क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करी और एक तरह की हमें बिहेवियरिज्म में एक मॉडर्न कंसेप्ट हमें सिखाया। उसके बाद स्किनर जी ने जो है वो किसकी बात करी, ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करी। ठीक है, इनका ये वाली चीज जो इनसे डिफरेंस है, पैवलोव जो है स्टिमुलस और स्टिमुलस के बारे में, उद्दीपक और प्रतिक्रिया के बारे में बात करते हैं, स्टिमुलस एसआर के कनेक्शन की बात है। जबकि स्किनर जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस, किसी भी बिहेवियर में चेंज होता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं, उसके परिणामों पर ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग, सोचने के विभिन्न तरीकों के हिसाब से ये थर्ड इशू है, ये गलत है। ठीक है, सोचने के विभिन्न तरीके, देखो पहली बात तो ये कि जो बिहेवियरिस्ट है ये एक बच्चे को पैसिव मानते हैं, ये एक्टिव तो मानते ही नहीं है। तो डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग की बात आप यहाँ पर वो कर सकते हो। अब बात है सेकंड की, सोर्सेज ऑफ बिहेवियर चेंज, है ना, बिहेवियर में चेंज का सोर्स क्या है। बेसिकली उन्होंने माना था कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स से ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेज जो होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि परिणाम जो है। जैसे इन्होंने नेगेटिव और पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट की बात करी है कि पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट जो है आपके उस बिहेवियर को बढ़ने का एक तरह से मौका देता है कि आप उसी बिहेवियर को रिपीट करेंगे। लेकिन अगर आपको नेगेटिव रिइंफोर्समेंट मिलता है तो आप उस बिहेवियर को ना करने की कोशिश करते हैं। जैसे सीट बेल्ट वाला एग्जाम्पल है, हम गाड़ी में सीट बेल्ट क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमें पता है हमें एक्सीडेंट से बचना है, हमें चालान से बचना है, एवर्सिव बिहेवियर से बचने के लिए आप करते हैं। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव का कंसेप्ट था, ये सोर्स ऑफ बिहेवियरल चेंज की बात की है जो कॉन्सिक्वेंसेस पर आपका डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ओनली सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, हु वाज द फादर ऑफ मॉडर्न लर्निंग थ्योरी। तो मॉडर्न लर्निंग थ्योरीज जो है इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, बिहेवियरिज्म आता है, कंस्ट्रक्शनिज्म आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बिल्कुल आपका आंसर होगा आपका
पैवलोव, ठीक है। पैवलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग की जो मॉडर्न लर्निंग थ्योरीज है, सबसे पहले क्लासिकल कंडीशनिंग का इन्होंने कंसेप्ट दिया था, जो कि एक मॉडर्न लर्निंग थ्योरी का पार्ट है। सो पैवलोव जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ये फादर ऑफ व्हाट इस तरह के क्वेश्चन जो है ये भी आ सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू बेंडुरा सेल्फ एफिकेसी अप्रेजल्स आर बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। नाउ दिस इज अ बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर यू ऑल, है ना, हो सकता है आप लोगों के लिए डिफिकल्ट हो। यहाँ पे देखो, मैंने शायद बेंडुरा आपको पढ़ाया नहीं पढ़ाया, मुझे याद नहीं है, सॉरी, ठीक है। देखो, बेंडुरा का जो कंसेप्ट था ना, कुछ लोग सोचते हैं कि बेंडुरा जो है इन्होंने क्योंकि सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी अपनी, बाद में इन्होंने अपनी थ्योरी को सोशल कॉग्निटिव बोला था, यानी कि सामाजिक संज्ञानात्मक थ्योरी बोला था। क्यों बोला था, इन्होंने कॉग्निटिव शब्द का यूज क्यों किया? पहली चीज ये है कि बेंडुरा जो है वो इमिटेशन को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, मॉडलिंग को इंपॉर्टेंट मानते हैं, जो कि हमारे बिहेवियर्स भी मानते हैं। लेकिन बेंडुरा इनसे इसलिए लगते थे, इन्होंने कहा था कि बच्चा ऐसे कोई बिहेवियर रिपीट नहीं करता है, वो दिमाग लगाता है। ओके, बेसिकली वो अपना पूरा प्रोसेस करता है, वो एक एक्टिव लर्नर है। वो देखता है पहले सारे मॉडल्स के परफॉर्मेंस को देखता है, फिर देखता है कि हाँ इससे मुझे फायदा होगा, ये मुझे बिहेवियर रिपीट करना नहीं करना है, इसको इमिटेट करना है, तो सोच समझ के चीजें करता है। ओके, दूसरा फैक्टर उन्होंने सेल्फ एफिकेसी की बात करी है। सेल्फ एफिकेसी क्या होती है? आत्म प्रभावकारिता बेसिकली होती है कि आप जो है, आपका क्या मानना है कि आप किसी परफॉर्मेंस को किस तरह से निभा पाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि हाँ भाई मैं इस चीज को कर सकता हूँ, इसको अच्छा कर सकता हूँ, मैं इस चीज को बिल्कुल अच्छा नहीं कर सकता हूँ, तो ये आपकी आत्म प्रभावकारिता मतलब सेल्फ एफिकेसी है। बेसिकली क्या है कि हमारा एक बिलीफ सिस्टम है हमारी पर्सनल कॉम्पिटेंस के बारे में, कि हम कितना बेहतर कर सकते हैं। ओके, कि हम एक जो डेजिग्नेटेड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है उस तक जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। अब आप क्या सोचते हैं कि आप डीएसएसबी पीआरटी का पेपर जो है क्लियर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अगर आप ये सोचते हैं कि हाँ भाई मैं अपने आप पर पूरा विश्वास रखता हूँ कि मैं कर सकता हूँ, तो आपकी सेल्फ एफिकेसी बहुत ज्यादा हाई है। लेकिन आप सोचते हैं कि नहीं यार इतनी सीट है, कैसे होगा, मेरा तो नहीं हो सकता, मेरी तो इतनी तैयारी नहीं है, ये जो है ये आपका एक तरह से लो लेवल दिखाता है सेल्फ एफिकेसी का। तो ये होती है आत्म प्रभाविकारिता। ठीक है, आप अपने आप से कितना प्रभावित हैं, अपनी कॉम्पिटेंस के बारे में कितना प्रभावित है। सो अब देखते हैं ऑप्शन, स्वयं प्रभावकारिता मूल्यांकन भी विकृत अनुभव से प्रभावित होते हैं। ज्ञान का सबसे प्रभावशाली स्रोत वास्तविक प्रदर्शन है, यानी कि ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय वाइकेरियस एक्सपीरियंसेस। अब वाइकेरियस एक्सपीरियंसेस क्या होता है, इसकी बात भी बेंडुरा ने की है कि भाई ये मैंने आपको बताया था एक बार पिछली क्वेश्चन सीरीज जब कराई थी। वाइकेरियस एक्सपीरियंस के क्वेश्चंस आए हुए हैं काफी डीएसएसबी में। वाइकेरियस लर्निंग बेसिकली वो होती है जब आप किसी और को देखते हैं किसी मॉडल के बिहेवियर का कंसिक्वेंस झेलते हुए। सपोज आपकी क्लास में कोई लेट आया, कोई बच्चा, ठीक है, वो मतलब 2 दिन लेट आया, तीसरे दिन उसको टीचर ने डांट के बाहर भगा दिया, है ना, कि अब आप बाहर रहो, मेरे पीरियड में आप नहीं पढ़ सकते। तो बच्चों की वाइकेरियस लर्निंग हुई कि भाई अगर लेट आएंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो ये बिहेवियर जो है ये हमें रिपीट नहीं करना, हमें ये जो लेट आने वाला सिस्टम है नहीं करना है। आपको एक टीचर बहुत अच्छी लगी, वो जैसे कपड़े पहनती हो, जिस तरह चलती है, आप उसको रिपीट करने की कोशिश करते हो, आपने अपने मॉडल को देखा है, ठीक है, और फिर आप उसके परिणामों पर भी जाते हो कि उसको क्या मिला है। मान लीजिए किसी बच्चे ने हमेशा A+ लिया टेस्ट में, उसको एक पेन गिफ्ट में मिल गया, तो आपने देखा कि उस पर्टिकुलर बच्चे ने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया, एक अच्छा बच्चा बनने की कोशिश करी, तो उसके बाद उसको एक चीज मिली, है ना, आप प्रभावित हो गए कि हाँ भाई ये वाला एक्सप्रेशन करने से, ये वाला बिहेवियर करने से, इस बिहेवियर को मैं इमिटेट करूंगा तो मुझे कुछ मिलेगा। दिस इज वाइकेरियस लर्निंग। इसमें आप खुद नहीं करते, लेकिन आप दूसरों के दूसरे जो चीज रिपीट करते हैं, जिस चीज को इमिटेट करते हैं, आप उससे प्रभावित हो जाते हैं, है ना, ये वाले वाइकेरियस एक्सपीरियंस होता है। तो ऑब्वियसली सेल्फ एफिकेसी इनसे प्रभावित होती है। अगर आप किसी बच्चे को कुछ पनिशमेंट झेलते हुए देखते हो एक पर्टिकुलर बिहेवियर को इमिटेट करने से, तो आप जो है उस चीज को नहीं करना चाहोगे, लेकिन अगर उसको कुछ अब मिल रहा है, अवार्ड मिल रहा है, तो आप उसको करना चाहोगे। तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट भी द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सोर्स ऑफ नॉलेज इज एक्चुअल परफॉर्मेंस, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि जो सबसे ज्यादा एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है आपकी वो कितनी अच्छी होती है, इस पर डिपेंड करता है ना। अगर आप किसी रोल मॉडल को इमिटेट करें, सपोज आपने मम्मी का बिहेवियर इमिटेट किया है ना, एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है मतलब अगर आपकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी होती है, तो आपकी सेल्फ एफिकेसी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ओके, सो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सेल्फ एफिकेसी के और भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जिन पर ये डिपेंड करती है, वो मैं आपको क्लास में, थ्योरी क्लास में बता दूंगी। ओके, मैं खुद टॉपिक्स नोट कर रही हूँ। देखो मैं रैंडम टॉपिक्स कराऊंगी आपको, एक सीरीज से नहीं चल सकते क्योंकि रिवीजन क्लासेस लूंगी, ठीक है, तो उसमें मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ऐसे रैंडमली उठाऊंगी। तो यहाँ पे दोनों ही ठीक होंगे, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, हु अमंग द फॉलोइंग proposed that the people have also created psychological tools to master their own behavior, कि लोग जो है साइकोलॉजिकल टूल्स बनाते हैं। ओके, ये किसने बोला था, बताइए। चलो इसका आंसर आप कर सकते हो, है ना, अगर आपने मेरी पेडागोजी एंड
साइकोलॉजी की एक प्लेलिस्ट है, अगर आपने वो देखी है, उसमें की वीडियोस देखी हैं, तो आप इसका आंसर आराम से कर सकते हो। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा वाइगोट्स्की। ओके, देखो इन्होंने कुछ कल्चरल टूल्स की बात करी है, यानी कि सांस्कृतिक टूल्स की बात करते हैं। इसमें दो तरह के टूल्स की बात करी है, एक तो है टेक्निकल टूल्स और एक इन्होंने बात करी है साइकोलॉजिकल टूल्स की। अब ये टेक्निकल टूल्स क्या है, जैसे आपके कंप्यूटर हो गए, कैलकुलेटर्स हो गए, ये टेक्निकल चीज़ों में आते हैं, इनसे आप सीखते हैं, लर्निंग करते हैं। साइकोलॉजिकल टूल्स में आपकी लैंग्वेज आ गई, सिंबॉलिक सिस्टम आ गया ना, मैप्स वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो देखो लैंग्वेज जो है वो बहुत ही सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल टूल इन्होंने बोला था, और यही बोला था कि इनसे लर्निंग जो है हमारी इंक्रीज होती है, हायर ऑर्डर मेंटल थिंकिंग जो है वो इंक्रीज होती है, उसकी डेवलपमेंट होती है। तो ये वाइगोट्स्की ने बोला था, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ठीक होगा। नेक्स्ट है व्हाट कम्स अंडर राइटिंग इट सेंटेंस लेवल एक्टिविटी। सेंटेंस लेवल मतलब जब आप एक सेंटेंस बनाने लग जाते हो जिसका एक प्रॉपर मीनिंग होता है। सेंटेंस क्या होता है, जब आप वर्ड्स को जोड़कर एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना देते हो, बेसिकली मीनिंगफुल लाइन बना देते हो, ठीक है, तो वो सेंटेंस होता है। तो कौन सी एक्टिविटी आ सकती है, स्पीच बबल्स बनाना कैरेक्टर्स के लिए। सपोज आपको एक स्टोरी बताई गई है, उसके स्पीच बबल्स बनाने हैं ना, जैसे कि मान लीजिए टिंकू खरगोश है, टिंकू रैबिट है, ठीक है, तो इसका स्पीच बबल ऐसे, टिंकू रैबिट की फोटो है यहाँ पे, आपने लिख दिया ओह आई कैन सी दैट फ्रूट, इस तरह से। ये जैसे वो है ना कार्टून वगैरह में आते हैं, इस तरह से मैगजीन्स में आता है कि यहाँ पे कैरेक्टर खड़ा है और एकदम से उसके साइड में वो क्या सोच रहा है, क्या बात कर रहा है, इसमें लिख देते हैं, तो ये स्पीच बबल्स होते हैं। तो ऑब्वियसली इनमें भी सेंटेंसेस का यूज होता है, तो ये भी करेक्ट होगा। राइटिंग सिंपल क्वेश्चंस फॉर अदर पीपल्स टू आंसर। आप सिंपल क्वेश्चन लिख रहे हैं दूसरे बच्चों को आंसर करने के लिए। सपोज आपके टीचर ने टास्क दिया है कि आपको क्वेश्चंस बनाने हैं, दूसरे बच्चों को उनको आंसर करना होगा, तो इसमें भी आप सेंटेंस का यूज करेंगे, तो दोनों ही यहाँ पर ठीक होंगे, बोथ 1 and 2 विल बी करेक्ट। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स नॉट एक्सपेक्टेड आउट ऑफ ए टीचर ऑफ यंग चिल्ड्रन। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता छोटे बच्चों के शिक्षक से अपेक्षित नहीं है, कि अगर आप एक छोटी क्लास को पढ़ा रहे हो तो एज अ टीचर आपको क्या नहीं आपके अंदर होना चाहिए। अडेप्टेबल, यानी कि आप अडेप्ट कर पाएं, जिस तरह का बच्चा है आप उसके अनुसार जो है अनुकूलन कर पाएं, समायोजन कर पाएं। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए, मतलब आप ऐसे गुस्से में नहीं होने चाहिए हमेशा। ऑर्थोडॉक्स मतलब आपकी सोच बहुत रूढ़िवादी होनी चाहिए, या फिर आप सहनशील होने चाहिए, पेशेंट। सो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑर्थोडॉक्स। आपको ऑर्थोडॉक्स नहीं होना है, रूढ़िवादी होंगे तो आप फिक्स्ड हो जाएंगे माइंड से, आप फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, आप जैसी चीज़ें हैं उनको वैसे ही रहने देंगे, आप नहीं चाहेंगे उनको चेंज करना, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ हमें बहुत कुछ चेंज करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये थे आपका 10 क्वेश्चंस। अगर आप चाहते हैं तो अपना स्कोर लिख सकते हैं कि 10 में से आपको कितने नंबर मिले। ओके गाइस, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए और अपने आवर ऑफ जो स्टडी है उसको बढ़ाइए, क्योंकि कल मैंने टेलीग्राम पे, हाँ एक चीज़ और बोलूँगी, जो नए बच्चे जुड़े हैं प्लीज़ ज्वाइन टेलीग्राम पे मैं धीरे धीरे जीके वगैरह के क्विज डाल दूंगी, जो क्लास में ऑब्वियसली नहीं ले पाती हूँ, है जैसे जीके का क्विज हो गया, उस क्विज से आपको बहुत बेनिफिट होगा। अदर इन्फॉर्मेशन भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। सो टेलीग्राम का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया होता है हर वीडियो के, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जो नए बच्चे जुड़े हैं। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।